नमस्कार दोस्तों। सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको यहां पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। पहली क्लास में हमने जाना था कि एक वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। एक सेंटेंस में हमने पहचानने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, और उसमें से भी हमने आगे इनको विभाजित किया था दो हिस्सों में सब्जेक्ट को। एक तो सब्जेक्ट वर्ड, मेन वर्ड जिसके बारे में बात हो रही थी, और दूसरा उसके एट्रीब्यूट्स या एनलार्जमेंट जो शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें दे रहे थे। आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पिछली क्लास में प्रेडिकेट पढ़ा था, एक प्रेडिकेट क्या होता है, उसके आगे तीन हिस्से होते हैं। एक प्रेडिकेट को आज हम तीन भागों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे। ये भाग कौन से हैं? पहला होगा वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम पढ़ रहे होंगे, इसको विभाजित कर रहे होंगे आगे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और हम जान रहे होंगे कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इसकी पहचान हम कर रहे होंगे। जो मूल उद्देश्य है हमारा इस क्लास के बाद, जिस गोल के साथ हमने ये दो क्लासेस ली हैं, वह गोल यह है कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कर सके, जो कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करना आ गई, तो आपके लिए उस वाक्य में कमी निकालना या उस वाक्य को दूसरे रूप में पेश करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप सवाल देख रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप सवाल देख रहे होंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, या कर रहे होंगे। उस वक्त आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान करने की जरूरत पड़ेगी, और यह आपके बहुत फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की, कि एक वर्ब होती क्या है। मैं आपको बता दूं, आपने सब लोगों ने वर्ब पढ़ा हुआ है हिंदी में। आपने इसको पढ़ा है क्रिया के नाम से, और आपको यह भी पता है कि क्रिया क्या होती है। कोई भी वह शब्द या शब्दों का समूह जो आपको किसी कार्य के होने के बारे में ज्ञात करवाता है, वही क्रिया कहलाता है हिंदी में। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है वर्ब की। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो एक्शन, जो कार्य किया जा रहा होगा, वह किसके द्वारा किया जा रहा होगा? वह किसी सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं एन एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट। एन अकरेंस की क्रिया वह शब्द भी है जो हमें किसी घटना के घटित होने के बारे में ज्ञात करवाए। आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हिंदी में। जो शब्द किसी घटना के
घटित होने का बोध करवाए। उसको हम क्रिया कहते हैं। और थोड़ी सी एक्सपेंड करते हैं इस डेफिनेशन को। इसमें लिखा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। किसी की अवस्था के बारे में जो शब्द हमें बोध करवाए उनको भी हम क्रिया कहते हैं। अवस्था कैसी भी हो सकती है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करना, कि यहाँ पर होना भी एक क्रिया है, कि आप और मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वह भी अंग्रेजी भाषा में वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग किसी की अवस्था का बोध करवाते हैं जो वह शब्द भी वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे ही शब्द क्रिया है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे रन, ईट, राइट, डांस, लीव, थिंक, स्टडी। भागना, खाना, लिखना, नाचना, सोना, सोचना, पढ़ना। किक, गिव, इज, आर, एम, वाज, वर। किसी को लात मारना, किक करना, किसी को कुछ देना। इज, आर, एम, वाज, वर, यह वह शब्द है जो किसी की एग्जिस्टेंस का बोध करवाते हैं, अस्तित्व में होने का जो बोध करवाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कुछ जो यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं, जिन्हें हम वाकई में होता हुआ अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे पहला शब्द है यहाँ पर रन, कि हम किसी को भागता हुआ अपनी आंखों से देख सकते हैं। किसी को हम खाता हुआ भी देख सकते हैं, लिखता हुआ भी देख सकते हैं, नाचते हुए भी देख सकते हैं, सोते हुए भी देख सकते हैं। किसी को हम पढ़ते हुए देख सकते हैं, किक मारते हुए देख सकते हैं, और किसी को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देते हुए भी हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। वहीं पर इनके अलावा कुछ शब्द, कुछ क्रियाएं यहाँ पर ऐसी भी लिखी हुई हैं जिनको हम अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकते। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा हो, हमें यह मालूम नहीं पड़ेगा कि वह कुछ सोच रहा है, हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी के अस्तित्व के होने में के बारे में हमें बोध करवा रहे होते हैं। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर। इनका हिंदी में हम यहाँ पर मतलब लिख देते हैं कि आपके लिए आसानी हो आगे समझने में। किसी भी वाक्य का अनुवाद करने में इसका मतलब होता है। आर मतलब है, एम मतलब हूँ, वाज और वर थे और थे, या था और ये थे। आगे जाके आपको डिटेल में पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये शब्द भी क्रिया है। एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है, क्या कार्य किया जा रहा है? क्रिया कार्य किया जा रहा है उड़ने का, किनके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। जो क्रिया है यहाँ पर वह है फ्लाई, उड़ने की क्रिया की जा रही है। और पिछली क्लास को जोड़ते हुए बर्ड्स है जो इनके बारे में जानकारी दी गई है, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया है और फ्लाई हो गया है वर्ब। अगला सेंटेंस है शी सिंग्स, वह गाती है। किसके बारे में बात हो रही है? उस एक लड़की के बारे में बात हो रही है जिसके लिए प्रोनाउन शी का यूज किया गया है। और सिंग्स हो गया है यहाँ पर कि वह क्या क्रिया कर रही है, वह गाने की क्रिया कर रही है। तो यह हो गया इस सेंटेंस में वर्ब, क्रिया। चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं। अब आपको क्लियरली दिखने लग गया होगा कि क्या कार्य किया जा रहा है, हंसने का कार्य किया जा रहा है। दे फॉट, वे लड़े, वह लड़ते हैं, लड़ने का काम उन्होंने किया, तो यही क्रिया है, यही वर्ब है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, जो सोचने का कार्य किया गया है वही वर्ब है। आई एम, मैं हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अस्तित्व में होना भी
अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब है कि मैं हूं, मेरा होना यहाँ पर क्रिया है, एम है जो क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। शी इज, वही मैं, जैसे मैं हूं वैसे वह है एक लड़की। वी आर, हम सब हैं। दे आर, वे लोग हैं। और ही वाज, ये कि कोई लड़का था, कोई व्यक्ति था जो था पास्ट में, इसलिए हमने वाज शब्द का यूज किया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इज, वाज, आर, ये शब्द क्या है? वर्ब है, क्रिया है। आगे बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन इन ए सेंटेंस। देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जा रही होगी उसी शब्द को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं सरल भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे ही किक्ड द बॉल, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसने क्या कार्य किया? लात मारने का कार्य किया। किस चीज को लात मारी उसने, वही चीज हमारा ऑब्जेक्ट होगी। जैसे इस सेंटेंस में बॉल है, गेंद है, जो गेंद है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जिस चीज पर, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधे तौर पर असर हो रहा हो उसी चीज को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपकी समझ के लिए हिंदी में लिख देता हूं कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधे तौर पर असर हो रहा हो, असर हो रहा हो, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, दे सोल्व पजल्स, उन्होंने जो पजल्स हैं, पहेलियां हैं, उनको सोल्व किया। किस पर सीधे तौर पर असर हुआ है सोल्व करने का? पजल्स के ऊपर, पहेलियों के ऊपर किया है उन्होंने, सुलझाई। तो जो सोल्व वर्ड है यहाँ पर वर्ब हो गया है, और क्या सोल्व की, इसका सीधे तौर पर असर हो रहा है इस क्रिया का, वह है पहेलियां, पजल्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पजल्स हो गया है, यहाँ पे किक्ड हो गया है वर्ब। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पिछली क्लास से जोड़ें इस क्लास को, तो यहाँ पर दे है जो इनके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। ये पूरा अगर पिछली क्लास के हिसाब से हम देखते तो ये होता प्रेडिकेट। हमने प्रेडिकेट को दो हिस्सों में आगे और विभाजित कर दिया है, वे हिस्से कौन से हैं? वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। सोल्जर्स लव देयर कंट्री, कि जो सैनिक हैं वह अपने देश से प्रेम करते हैं। क्या कार्य किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है? प्रेम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। किनके द्वारा किया जा रहा है? सोल्जर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। सैनिक सब्जेक्ट, लव देयर कंट्री पिछले क्लास के हिसाब से हो जाता प्रेडिकेट, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट में विभाजित करना प्रेडिकेट को। तो लव हो गया, ये क्रिया हो गई है, प्रेम करने की क्रिया हो गई है, और देयर कंट्री हो गया है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। यू ब्रोक ग्लास, तुमने शीशा तोड़ा। क्या कार्रवाई की गई है, क्या काम हुआ इस वाक्य में? तोड़ने का काम हुआ है, तो निश्चित ही यह वर्ब हो गई है। और ग्लास है जो किस पर असर हो रहा है इस क्रिया का? सीधे तौर पर शीशे पर, तो यह
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। यहाँ पर कार्य क्या किया गया है, मेरे द्वारा पढ़ने की क्रिया की गई है, पढ़ने का काम किया गया है। तो रीड है जो, यही वर्ब है। और क्या पढ़ी मैंने, बुक्स पढ़ी, तो बुक्स हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉम पेंटेड वॉल्स, टॉम नाम का कोई व्यक्ति है, उसने रंग किया किन पर, दीवारों पर। क्या काम किया गया है, रंग करने का, पेंट करने का। तो यही हो गया है वर्ब। और जो दीवारें हो गई हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि जिन चीजों पर, जिन व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधे तौर पर असर हो रहा होता है, उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है? तो हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट गेट्स द बेनिफिट ऑफ द एक्शन और रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसको क्रिया का फायदा पहुंच रहा हो, या फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा हो, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्राप्ति कर रहा हो। हिंदी में आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूं कि जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया का लाभ या फायदा मिल रहा हो, या फिर जिनके लिए क्रिया की जा रही हो। क्रिया की जा रही हो, या फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहे हो, उन्हीं को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शी गिव मी अ गिफ्ट, क्रिया क्या की जा रही है, यहाँ पर देने की क्रिया की जा रही है। क्या देने की, सीधे तौर पर गिफ्ट देने की, कि अगर गिफ्ट नहीं होते तो देने की क्रिया की ही नहीं जा रही होती। अब इस गिफ्ट देने की जो क्रिया, इससे इसको प्राप्त कौन कर रहा है, गिफ्ट को फायदा किसे पहुंच रहा है, यहाँ इस सेंटेंस में मी को पहुंच रहा है, मुझे पहुंच रहा है। तो निश्चित ही जो ऊपर हमने पढ़ा कि यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए गिफ्ट, वर्ब होगी यहाँ पर देने की, और शी होगा यहाँ इस वाक्य में सब्जेक्ट। अगले वाक्य में समझते हैं दोबारा से। दे सेंट हर अ लेटर, क्रिया क्या की जा रही है, भेजने की। इस वाक्य का अनुवाद अगर हम करें तो बनता है कि दे सेंट हर अ लेटर, उन्होंने एक लड़की जिसके लिए प्रोनाउन शी का यूज किया है, उसे एक पत्र भेजा। भेजने की, पत्र भेजने की यहाँ पर क्रिया की जा रही है। और क्या भेजने की क्रिया कि भेजा क्या चीज है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में भेजा है एक पत्र। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है पत्र। किसे यह पत्र प्राप्त हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्राप्ति किसे हुई, एक लड़की को हुई। यही हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और जिनके बारे में बात हो रही है वही हो गया है सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है ही टोल्ड अस अ स्टोरी, कि उसने हमें एक कहानी सुनाई। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसने हमें एक कहानी सुनाई। यह प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को आगे विभाजित करते हैं कि उसने क्या काम किया, उसने कहानी सुनाने का काम किया। तो जो टोल्ड वर्ड है सुनाना, यही वर्ब है। क्या सुनाया, एक कहानी सुनाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। और किसके लिए सुनाई, किसे फायदा मिला, जिसके लिए किया जा रही है ये क्रिया वह है अस, हम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। आई बोट हिम अ बुक, कि मैंने उसके लिए एक किताब खरीदी। तो कार्य क्या किया जा रहा है मेरे द्वारा, यहाँ पर खरीदने का काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। जो जो खरीदना है वही वर्ब हो गया है। क्या खरीदी मैंने, एक किताब खरीदी, ये हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके लिए खरीदी, उसे फायदा पहुंचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको प्राप्त कौन कर रहा है, एक लड़का, जिसके लिए यहाँ पर हिम शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, यही हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं, पिछली क्लास में आपने पहचान करना सीख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। मॉम मेड अस डिनर, की जो मम्मी है उन्होंने हमारे लिए रात्रि भोज बनाया, डिनर बनाया। काम क्या किया जा रहा है, बनाने का, तो यही वर्ब हो गई है। क्या बनाया, डिनर बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए बनाया, किसे प्राप्त हुआ, फायदा किसको हुआ, हमें हुआ, तो ये हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया। अगर आप पहचान करना चाहे कि किसी भी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप वर्ब के बाद अगर वट या होम, इन शब्दों को अगर आप लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जो जवाब दे रहा होगा उस सवाल का, जो सवाल बनता है, वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही किक्ड अ बॉल, जो वर्ब है यहाँ पर आपने पहचान की किक्ड, तो आप अगर किक्ड के बाद वट लगा दें और ये सवाल पूछें, किक्ड वट, की लात मारी, किसे मारी, किस चीज को मारी, तो इसका जवाब हम देंगे किक्ड अ बॉल, की गेंद को मारी। तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वो गेंद है। दे सोल्ड पजल्स, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं सोल्ड वट, दे सोल्ड पजल्स, मतलब टू आइडेंटिफाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एड वट या होम आफ्टर वर्ब। अगला एग्जांपल है द टीचर टॉट देम ग्रामर, जो शिक्षक है उसने उन लोगों को, जो विद्यार्थी ही होंगे, उनको व्याकरण पढ़ाई, ग्रामर पढ़ाई। क्या कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर पढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो शब्द हमें किसी कार्य के होने का बोध करवाता हो उसी को हम अंग्रेजी भाषा में क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो जो टोट है, जो पढ़ाना है, इसको वर्ब कहेंगे इस सेंटेंस में। क्या पढ़ाया गया, टोट व्हाट, टोट ग्रामर, तो ग्रामर हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देम हो गया है यहाँ पर जिनके लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिनको फायदा पहुंच रहा है इस कार्य का, इस काम का, पढ़ाने का, ये हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और ये आप जानते ही हैं कि ये सब्जेक्ट है। पिछली क्लास में आपने इसको पहचानना, सब्जेक्ट को पहचानना अच्छे से सीख लिया है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। वी शोड जॉन द वे, हमने जॉन को रास्ता दिखाया। हमने क्या क्रिया की इस सेंटेंस में? हमने दिखाने की क्रिया की, कि हमने दिखाया उसको रास्ता। दिखाया क्या? शोड व्हाट? रास्ता। किसको दिखाया? किसके लिए हमने एक क्रिया की है? जॉन के लिए की है, जॉन को इसका फायदा पहुंचा है। तो शोड है जो वो वर्ब हो गया है, जो रास्ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, और जॉन हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिसके बारे में जानकारी दी गई हो या ज्यादा बताया गया हो किसी भी सेंटेंस में, उसी को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट का। जो प्रेडिकेट को हम 3 हिस्सों में विभाजित कर रहे होंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना आपने सीख लिया है। ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहचानना आपको मैंने सिखाया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। अब जो प्रेडिकेट को तीसरे हिस्से में हम विभाजित करते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऐड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीटिंग देयर मीनिंग। कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो और डिटेल ऐड करे, किसके बारे में बताए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, उनमें और डिटेल ऐड करे। वह कैसे हैं, कहाँ हैं, और भी अनेक तरह की जानकारी है कॉम्प्लीमेंट्स हमें किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में देते हैं। हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो इनको हिंदी में बोलते हैं पूरक। जैसे हम किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट पास कर देते हैं, वह अच्छा दिख रहा है, या कोई तेज दौड़ रहा है, कि कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। किसी को हम एक्स्ट्रा जानकारी किसी चीज के बारे में दे रहे होते हैं, उसी चीज को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे शी इज हैप्पी, वह खुश है। होने की अवस्था को भी हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको मैंने बताया। वह कैसी है? वह खुश है। तो जो हैप्पी है, हैप्पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप वट वगैरह लगा के देखें तो जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन इस पर क्रिया का असर नहीं हो रहा है, इसके कारण क्रिया नहीं की जा रही है। यह सिर्फ बताया जा रहा है कि कोई लड़की है, वह खुश है, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना बोलकर हैप्पी को कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि हैप्पी खुशी है, जो इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि यह खुश है। इसने कोई क्रिया नहीं की है इस समान पर, इस ऑब्जेक्ट पर, इस शब्द पर, यह सिर्फ इसी के बारे में अधिक जानकारी है। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अगले सेंटेंस में चलते हैं। ही बिकेम अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर बन गया। तो बिकेम बनना, यह हो गई इस सेंटेंस में क्रिया वर्ब। क्या बन गया? एक डॉक्टर बन गया। इसने इस पर असर नहीं हुआ है, डॉक्टर पर बनने का कोई असर नहीं हुआ है, यह सिर्फ उसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है कि वह डॉक्टर बन गया है, इसलिए यह डॉक्टर है जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है कि कौन डॉक्टर बन गया है? कि एक व्यक्ति है ही, वह डॉक्टर बन गया है, इसके बारे में जानकारी दे रही है। यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे, उस शब्द को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जो डॉक्टर है, इसको हम अगर डिटेल में कहना चाहें तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हैप्पी है जो यहाँ पर, यह भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह किस अवस्था में है, वह खुश की अवस्था में है। तो ये हो गया है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दे आर टायर्ड, अब आप देख पा रहे होंगे
क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको कि वर्ब है यहाँ पर आर और टायर्ड है यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जानकारी दे रहा है उन लोगों के बारे में, उनकी अवस्था के बारे में कि वे कैसे हैं, वे थके हुए हैं। इट सीम्स फाइन, यह ठीक लग रहा है। सीम्स जो ये वर्ब हो गई और फाइन है जो इट का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फटाफट इन एग्जांपल्स को करते हैं। यहाँ पर आप समझिए, मेरे से पहले पता लगाने की आप कोशिश करिए कि क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। यू लुक ग्रेट, तुम दिख रहे हो अच्छे। लुक वर्ब हो गया है, ग्रेट है जो यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह है उस व्यक्ति के बारे में ही अधिक जानकारी दे रहा है। द स्काई टर्न डार्क, कि जो आसमान है वह कैसा हो गया, वह और ज्यादा डार्क हो गया, अंधेरा हो गया मतलब। तो स्काई है जो ये सब्जेक्ट हो गया है, टर्न वर्ब है और डार्क यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह जानकारी दे रही है आसमान के बारे में कि वह कैसा हो गया है, वह और ज्यादा गहरा हो गया है, घना काला हो गया है। वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या है, विद्यार्थी हैं। तो होने की अवस्था को भी हम वर्ब बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो, वैसे तो ये जवाब दे देगा वी आर वट वी आर स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे बारे में जानकारी दी गई है। हम इस वर्ड पर कोई क्रिया का सीधा असर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हो रहा है। तो ये है जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आपको पता ही होगा भी सब्जेक्ट का। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, स्मेल्स है जो यहाँ पर कि उसकी खुशबू कैसी है, वह डिलीशियस खुशबू है। तो डिलीशियस है जो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है द फूड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, कि उन्होंने चुना, किसको चुना, एक लड़की को चुना, और क्या चुना, एक प्रेसिडेंट, उनको राष्ट्रपति चुना। किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है उनके बारे में कि उन्होंने क्या कार्य किया। यह हो गया सब्जेक्ट। वर्ब हो गया है यहाँ पर चुनने का कार्य किया गया है कि चुना है। तो इलेक्टेड है जो इस सेंटेंस में वर्ब हो गया है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में, अगर आप स्मरण करें, याद करें, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद अगर आप वट या होम शब्द जोड़ दें और जो सवाल का जवाब दें, वही होता है सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्रिया है वर्ब है जो वो है इलेक्टेड। इलेक्टेड के बाद आप लगाएंगे वट या होम, इलेक्टेड के बाद होम लगाएंगे आप, आपको जवाब दे रहा होगा इलेक्टेड होम, इलेक्टेड हर। किसे इलेक्ट किया, इलेक्ट किया गया एक लड़की को इलेक्ट किया। तो यही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्रेसिडेंट की उसे क्या बनाया, प्रेसिडेंट बना दिया, ये अधिक जानकारी दी जा रही है। ठीक हो गया है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यह जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, यह जानकारी दी जा रही है एक लड़की के बारे में जिसको प्रेसिडेंट चुना गया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे पास। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह जानकारी जो दी जा रही है, प्रेसिडेंट किसे बनाया, प्रेसिडेंट लड़की को बनाया, हर को बनाया। He named the baby ओलिविया, कि एक लड़की है उसने बच्चे का नाम क्या रख दिया, ओलिविया रख दिया। क्या कार्य किया गया है, नामकरण करने का, नाम रखने का कार्य किया गया है। और जो शब्द हमें किसी भी कार्य के होने का बोध कराता हो उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में निश्चित ही वर्ब क्या हो जाएगा, नेम्ड, मतलब नाम रखने की जो क्रिया है। नेम्ड whom, नेम्ड द बेबी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसका नाम क्या रखा गया, बच्चे के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पे दी गई है कि बच्चे का नाम क्या रख दिया गया है, ओलिविया। ये हो गया है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह इस ऑब्जेक्ट को ही रीनेम कर रहा है, इसी के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। वी कंसीडर दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट, कि हम मानते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो चुका है। क्या यहाँ पर कार्य किया गया है, मानने का, कि हम मानते हैं। वी कंसीडर,
दिस प्रोजेक्ट, कंसीडर व्हाट, वी कंसीडर दिस प्रोजेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई कि कैसा समझते हैं हम इसको, पूरा हुआ हुआ समझते हैं, पूर्ण समझते हैं। तो ये हो गया है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। द ज्यूरी फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी, की जो ज्यूरी है, आपको बता देता हूँ पहले ज्यूरी क्या होता है। ए बॉडी ऑफ people which decides या gives verdict या decision in any case। पहले होती थी कि लोगों का कुछ समूह होता था, जैसे आजकल हम कोर्ट में जाते हैं तो एडवोकेट्स बैठे रहते हैं, न्यायाधीश बैठे रहते हैं, वैसे पहले एक लोगों का समूह होता था जो डिसाइड करते थे। उनमें मान लो 10 लोग हैं तो वो डिसाइड करते थे कि इस केस का आउटकम क्या होगा, हमारा निर्णय क्या है इस केस के रिगार्डिंग। वोटिंग होती थी, उनमें से मान लो 6 ने वोटिंग हाँ में कर दी, 4 ने ना कर दी, तो हाँ का डिसीजन माना जाएगा। जो उन लोगों की ग्रुप होता था, उन लोगों का ग्रुप होता था, उसी को हम ज्यूरी के बोलते थे। तो यहाँ पर बोला गया है ज्यूरी फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी, कि उन्होंने क्या पाया कि जो डिफेंडेंट है, जो बचाव कर रहा है, वो गिल्टी है, वह दोषी है। इसके बारे में जानकारी गई है। डिफेंडेंट के बारे में कि वह दोषी पाया गया जूरी के द्वारा, यह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। वी पेंटेड द वॉल्स ब्लू, कि हमने रंग किया दीवारों पे, और कैसा रंग किया, नीला रंग किया। जो रंग करने की क्रिया हमारे द्वारा की गई है वही वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, और द वॉल्स किनके पेंट किया, दीवारों को किया, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कैसा पेंट किया, इनको नीला रंग दिया, तो यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया है। आप जरा सोचने की कोशिश करिए कि वी पेंटेड द वॉल्स ब्लू या वी पेंटेड द ब्लू वॉल या वॉल्स, क्या इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है? अंतर है। अंतर क्या है? पहले जो वाक्य है उसका मतलब यह बनता है कि कोई दीवार थी, कैसे भी रंग की हो हमें नहीं पता, हमने उसको नीला रंग दिया, नीले कलर में रंग दिया। जो दूसरा एग्जाम्पल है, वी पेंटेड द ब्लू वॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि एक दीवार थी जो पहले से ही नीली थी, और हमने उसको नीला कुछ भी और कलर का रंग दिया, नीला नहीं रंगा, दीवार पहले से ही नीली थी, उसको हमने रंगा। कैसा रंगा वो जानकारी हमें इस वाक्य में नहीं दी गई है। अच्छा, जो यहाँ पर ये वर्ब्स हैं, इनको अगर आप एडवांस कंसेप्ट में थोड़ा पढ़ना चाहें, आपकी अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप जगाना चाहें, तो दो टर्म्स है यहाँ पर कि जो वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, और कुछ वर्ब्स होती हैं लिंकिंग वर्ब्स। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये आप जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। वैसे आपके लिए इतना जानना मात्र काफी होगा, पर्याप्त होगा इस पॉइंट पे, कि वर्ब कौन सी होती है, वर्ब को पहचानना। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है,
लिंक कर रही होती हैं, इन चीज़ों को लिंक कर रही होती हैं। सब्जेक्ट को उसके बारे में जो अधिक जानकारी दी गई हुई है, जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, उससे लिंक कर रही होती है वर्ब्स, तभी इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी हैप्पी है, इसी को यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे इज को। दे आर टायर्ड, सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टायर्ड, और जो आर है, जो वर्ब है, यहाँ पर इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उसके माध्यम से हम हमारी इन दो क्लासों के निचोड़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दो क्लासेस में हमने क्या सीखा। सेंटेंस है द टीचर इज काइंड। किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर एक टीचर के बारे में, और उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? जानकारी दी गई है कि वह दयालु है, वह काइंड है। पिछली क्लास से हम शुरू करेंगे। जो द टीचर है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट हो गई है और उसके बारे में जानकारी दी गई है, इस काइंड, यह हो गया है प्रेडिकेट। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द टीचर टॉट अ लेसन, कि जो शिक्षक है, टीचर है, उसने एक पाठक्रम, एक पाठ पढ़ाया। क्या कार्य यहाँ पर किया? उसने पढ़ाने का कार्य किया। इस क्लास में सीखा हमने कि यह होगी इसकी वर्ब, और क्या पढ़ाया? टॉट वर्ड, टॉट अ लेसन। तो एक लेसन हो गया है जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में, और द और टीचर हो गए सब्जेक्ट वर्ड, और ये एट्रीब्यूट। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ लेसन, शिक्षक है जो उसने एक पाठ पढ़ाया। किन्हें पढ़ाया? स्टूडेंट्स को पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो हम आगे फर्दर तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप तोड़ चुके हैं। लेसन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको पता है। किन के लिए यह क्रिया की गई, किनको फायदा पहुंचा? फायदा पहुंचा स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। यही हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ डिफिकल्ट लेसन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जो शिक्षक है उसने विद्यार्थियों को एक कठिन पाठ पढ़ाया, किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। द आपको पता है, टीचर आपको पता है, टॉट आपको पता है, द स्टूडेंट्स आपको पता है, लेसन आपको पता है। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के बारे में। ऑब्जेक्ट के भी एट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ पे कि वह पाठ कैसा था उसके विशेषण बताया गया है, वह एक कठिन पाठ था। तो ये एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेसन। ऑन एआई, किस पर पाठ को पढ़ाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यह अधिक जानकारी दी गई है कि वो लेसन के बारे में कि किस पर था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यही है यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द एक्सपीरियंस्ड टीचर फ्रॉम द सिटी स्कूल टॉट द स्टूडेंट्स अ डिफिकल्ट लेसन, कि एक जो शिक्षक था या थी सिटी स्कूल में से, किसी शहर के स्कूल में से, जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस थी, उसने पढ़ाया एक पाठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। किन्हें पढ़ाया? बच्चों को। तो द एक्सपीरियंस्ड, ये आपको पता है कि टीचर के बारे में एट्रीब्यूट्स है। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया। अगर आप ये पता नहीं लगा पा रही हैं तो जाइए और हमारी पहली क्लास को देखिए, वहां पर हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। टीचर है जो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट वर्ड है। फ्रॉम द सिटी स्कूल, टीचर के बारे में जानकारी दी गई है कि वह टीचर कहाँ से थी?
वह किसी शहरी स्कूल से थी, शहरी विद्यालय से थी। जो सब्जेक्ट वर्ड के बारे में अधिक जानकारी दे उन शब्द या शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एनलार्जमेंट हमने यह भी सीखा था कि अक्सर सब्जेक्ट वर्ड के बाद में ही आता है। टोट क्या कार्य किया गया है? पढ़ाने का काम किया गया है, तो ये हो गया है वर्ब। टोट व्हाट? टॉट क्या पढ़ाया? एक डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट लेसन। यहाँ पे डिफिकल्ट है जो ये एट्रीब्यूट्स है ऑब्जेक्ट की, लेसन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन एआई जो जानकारी दी गई है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, इन दो क्लास के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि एक वाक्य को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, वह हिस्से कौन कौन से हैं, उनकी पहचान कैसे करें। अगर हम संक्षेप में यहाँ पर कहें, हमने सीखा कि एक सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनमें से। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी हमने सीखा, पता लगाने का प्रयास किया। उद्देश्य यही था कि किसी भी वाक्य को इन तीन हिस्सों में हम विभाजित कर सकें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर यह सवाल पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। एक टॉपिक होगा आगे जो हम पढ़ भी रहे होंगे विस्तार से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तभी हमारे लिए सब्जेक्ट और वर्ब जानना जरूरी था। अगला हम टॉपिक आगे पढ़ रहे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको बहुत जरूरी होगा और बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट उनके कॉम्प्लीमेंट का पता लगा पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आगे आएंगे, हम आपको पता लगेगा कि कितना फायदेमंद आपके लिए साबित होगा सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का पता लगाना किसी भी सेंटेंस में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो हमने यह प्रयास किया है यहाँ पर, ये प्रयत्न किया है आपको बहुत ही बेसिक सी चीज समझाने का, बिल्डिंग ब्लॉक्स समझाने का किसी भी भाषा के, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें हम सफल होंगे और आप ये तीनों ही भाग किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में पहचानने में अब समर्थ रहेंगे। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो हमने सीखा, आप किसी भी अखबार, किसी भी किताब को उठाएं, उसमें कोई भी सेंटेंस पढ़ें और उसमें पता लगाने की कोशिश करें कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उस सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। उसके अलावा अगर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपने अभी तक सीखा है, तो आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कि इस्तेमाल करिए। चैट जीपीटी से आप सवाल करिए कि मुझे ऐसे वाक्य दो जिनमें मुझे सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट
ये पहचानने हो। देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक बताने का कार्य कर सकता हूँ, आपकी नॉलेज जो आपको अभी तक आपने पढ़ी नहीं है वो बताने का काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ 50% ही काम है। अगर आपको कोई नॉलेज को ग्रहण करना है, मैं यहाँ पर आपकी 50% मदद कर सकता हूँ। उसके अलावा जो 50% है, वो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही जोर लगाना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर पाएंगे या उस विषय में मास्टरी हासिल कर पाएंगे जो मैंने पढ़ाया यहाँ पर। देखिए, मैं नहीं कहता कि हम यहाँ पर आपका सपना है जो उसको 100% कंप्लीट कर देंगे, कि मैं ही सारा काम आपको करके दे दूंगा, ये मेरी थ्योरी कभी रही भी नहीं है। प्रयास आपको करना होगा। प्रयास को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, मैं आपको वो यहाँ पर बता सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आप चैट जीपीटी उठाइए, अपना सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उस पर जाइए, उसको लिखिए वहां पर कि हमें ऐसे वाक्य दें। आपको हजारों ऐसे वाक्य दे देगा, अलग अलग तरह के वाक्य दे देगा। आसान वाक्य बोलोगे तो आसान दे देगा, मुश्किल बोलोगे तो मुश्किल दे देगा, जहां पर आपको ये पहचानने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए, खुद से जोर लगाइए, तभी जो मेरे यहाँ पर पढ़ाया गया उसका संपूर्ण फायदा आप लोग उठा पाएंगे। आशा करता हूँ कि यह क्लास आप सभी लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको लगता है कि यह आपके आपके किसी भी मित्र की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है, यह क्लास जो बेसिक से इंग्लिश सीख रहा है उसकी हेल्प कर सकती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम एक बेसिक आइडिया ले रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आपके सारे दिन मंगलमय हो, और धन्यवाद।